हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? फाइन। मैं विकास कुशवाहा आज आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 3 नाजी। दोस्तों, आज हम इस चैप्टर में एक ऐसे शख्स के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे जिसे इतिहास या फिर हम ये कह सकते हैं कि जिसे पूरी दुनिया एक खूंखार दरिंदे के रूप में जानती है। हाँ दोस्तों, एक ऐसा इंसान जो एक साथ 50,000 60,000 इतनी संख्या में लोगों को जहरीली गैसों से मार देता था और उसके बाद उन्हें फिर इलेक्ट्रिक चैम्बर में भेज के उनकी शरीर को सिर्फ थोड़े से राखों में कन्वर्ट कर देता था। यहाँ तक कि उनके परिवार के लोगों को उनके शरीर को जलाने को भी, बॉडी को जलाने को भी नहीं मिलता था। एक ऐसे दरिंदे की कहानी। लेकिन दोस्तों, आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस दरिंदे को जर्मनी के लोग भगवान और मसीहा का नाम देते हैं। जी हाँ दोस्तों, उस समय स्थिति कुछ ऐसी थी कि जिसके वजह से इन्हें सिर्फ और सिर्फ मसीहा के नाम से जाना जाता था। आखिर क्या रीजन था, क्या ऐसा कारण था कि एक गरीब घर में, छोटे से घर में पैदा होने वाला वो लड़का जो आगे चल के विश्व का इतना खूंखार या इतना दरिंदे के रूप में अपनी ख्याति प्राप्त किया? कहीं न कहीं बदले की भावना थी, कहीं न कहीं विश्व के द्वारा उसके साथ किए गई कुछ गलत चीज़ें थी, जिसके बदले लेने के लिए उसने अपने आप को ही बुरा इंसान बना लिया। और दोस्तों, कहीं न कहीं लोगों के द्वारा यह कहावत भी सही साबित होती है कि कभी कभी इंसान किसी से इतना ज़्यादा नफरत करता है कि धीरे धीरे वो खुद उस जैसा बुरा बन जाता है। जी हाँ, तो फाइनल इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है और सेकेंड चैप्टर, जब सेकेंड पार्ट देखने के बाद लास्ट में फाइनल आप ही डिसाइड कीजिएगा कि वाकई में ये दरिंदा है या फिर कोई मसीहा। जी हाँ दोस्तों, उस शख्स का नाम है एडोल्फ हिटलर। आइए अब हम इस चैप्टर के बारे में स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो कि सबको पता है ये 1914 से लेके 1918 तक चला। ठीक है, ये 2 टीम या 2 देशों के भी, मतलब 2 ग्रुप के बीच में लड़ी गई थी, जिसमें से एक ग्रुप था जिसे हम सेंट्रल पावर का नाम देते हैं, सेंट्रल पावर, और दूसरा जो था जिसे हम एलाइड कंट्रीज का नाम देते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस सेंट्रल पावर में जर्मनी और साथ ही साथ ऑस्ट्रिया, ऐसे बहुत सारे देश इधर की तरफ थे, जिसमें मेन जो था वो जर्मनी था। और दूसरी तरफ एलाइड कंट्रीज की बात करते हैं तो इसमें जो मेन थे वो थे फ्रांस, ब्रिटेन और साथ ही साथ रसिया। इस युद्ध में अमेरिका ने 1917 में एंट्री किया और फाइनल 1918 में ये युद्ध खत्म हुआ। जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ था तो धीरे धीरे करके सारे देश इसमें शामिल होते गए, क्योंकि सबको लगा था कि ये युद्ध बस कुछ ही समय तक चलेगा। लेकिन धीरे धीरे ये युद्ध 4 सालों तक चलता गया और पूरे विश्व की इकोनॉमी की स्थिति धीरे धीरे खराब होते गई। जैसे ही जर्मनी इस युद्ध में, यानी इस सेंट्रल पावर की हार हुई, तो इसके बाद जर्मनी के सम्राट ने अपना शासन छोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, जर्मनी के सम्राट ने जैसे ही अपना शासन छोड़ा, अब इस समय जर्मनी की कुर्सी खाली हो चुकी थी और ऐसे में वहां के पार्लियामेंट, जर्मनी के पार्लियामेंट जिसका नाम है जर्मनी के पार्लियामेंट, जिसे राइखस्टाग के नाम से जानते हैं, राइखस्टैग, इसने जर्मनी की ये पार्लियामेंट है और इसने वहां पे फाइनल एक वाइमर रिपब्लिक का निर्माण किया। अब जर्मनी में शासन किसका हो गया? वाइमर रिपब्लिक का। ठीक है दोस्तों, वाइमर रिपब्लिक जो अभी अभी सत्ता में आया था, इसको एलाइड कंट्रीज के द्वारा बुलाया गया। किसके लिए? कि ये युद्ध हारने के बाद एक संधि हुई और उस संधि के तहत वाइमर रिपब्लिक को बुलाया गया। वाइमर रिपब्लिक को मजबूरी था, वहां पे जाना पड़ा और फाइनल वर्साइल नामक प्लेस पे, वर्साइल नामक जगह पे एक संधि की गई, जिसे ट्रीटी ऑफ वर्साइल के नाम से जाना जाता है। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि ये संधि नहीं था, बल्कि एलाइड कंट्रीज के द्वारा जर्मनी के ऊपर थोपा गया युद्ध के बदले में कुछ न कुछ चार्जेस थे कि जर्मनी को भुगतान करना पड़ेगा। आइए हम उस संधि के बारे में देखते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में भी अक्सर पूछा जाता है कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल क्या था और इसमें क्या क्या चीजें, कौन कौन सी चीज बातों को शामिल किया गया। तो आइए हम बात करते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइल। दोस्तों, ट्रीटी ऑफ वर्साइल, इसमें क्या था? एक तरफ थे एलाइड कंट्री जो जीत चुके थे और दूसरी तरफ यहाँ पे एक अभियुक्त के रूप में शामिल हुआ था जिसका नाम था जर्मनी। इसमें क्या किया गया? सबसे पहला जर्मनी के जितने भी ओवरसीज यानी बाहरी जितने भी टेरिटरीज थे
या कॉलोनी थे, इन सारे कॉलोनीज को एलाइज कंट्रीज के द्वारा छीन लिया गया, यानी उन लोगों ने इस पे कब्जा कर लिया। सेकेंड, जर्मनी के जितने लगभग 13 टेरिटरीज थे, उन टेरिटरीज पे भी कब्जा कर लिया गया इन लोगों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद थर्ड है जर्मनी के 1/10 पॉपुलेशन पे भी इन लोगों ने अपना कब्जा कर लिया। यानी कि कुल मिलाकर जर्मनी को यहाँ पे एक अभियुक्त की तरह, दोषी की तरह पेश किया गया था। बाद में जर्मनी के 26% कोल फील्ड वाले एरिया पे कब्जा किया गया। जर्मनी के 75% आयरन फील्ड वाले जगह पे भी कब्जा कर लिया गया। और तो और जर्मनी की अगर हम बात करते हैं तो इनकी जो आर्मी थी, जर्मनी की आर्मी, उस आर्मी को भी पूरी तरह से डिसएंगेज कर दिया गया, यानी इन्हें समाप्त कर दिया गया कि अब जर्मनी में किसी तरह का कोई भी आर्मी नहीं होगा। इसके बाद साथ ही साथ जर्मनी के सबसे ज्यादा मिनरल वाला एक फील्ड था जिसे राइनलैंड के नाम से जाते हैं। तो जर्मनी के इस मिनरल के मामले में काफी ज्यादा रिच इलाके राइनलैंड को भी इन लोगों ने कब्जा कर लिया। बाद में वार गिल्ट क्लाज का मतलब ये होता है कि युद्ध दोषी अधिनियम, यानी ये युद्ध आप ही की वजह से हुआ है तो इसलिए आपको कुछ भुगतान करना पड़ेगा। और इस तरह से ये वार गिल्ट क्लाज के अंतर्गत इन लोगों ने 6 बिलियन मार्क जो कि उस समय जर्मनी की मुद्रा थी, तो इसका इन लोगों ने चार्ज भी लगा दिया कि ये जर्मनी को देना पड़ेगा। ठीक है, जर्मनी ने हालांकि बोला कि अगर आपको इस वर्ल्ड वार में लॉस हुआ है तो लॉस तो हमें भी हुआ है, हमने भी तो 4 सालों तक लड़ा है, लेकिन जर्मनी की बातों को सुनने वाला वहां पे कोई नहीं था। और इस तरह से जर्मनी को वहां पे पूरी दुनिया के सामने एक तरह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। एक ऐसी बेइज्जती हुई जो जर्मनी के लोगों के लिए असहनीय था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या था कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल से लौटने के बाद अब जर्मनी की स्थिति बद से बदतर थी, क्योंकि जर्मनी के पास खुद ही कुछ ऐसा नहीं था, ऊपर से ये 6 बिलियन ये मार्क कहां से देगा। फाइनल जर्मनी ये युद्ध भी काफी ज्यादा लोन लेके ये युद्ध लड़ा था, ये वर्ल्ड वार लड़ा था। और इस लोन के बदले में इसे काफी ज्यादा पूरा जो भी गोल्ड रिसोर्सेस था, ये जर्मनी का सारा गोल्ड जो भी खजाना था वो खाली हो चुका था। ऐसे में जर्मनी ने वो 6 बिलियन जो मार्क था वो देने से मना कर दिया। जैसे ही जर्मनी ने मना किया, फ्रांस ने जर्मनी के रूर बेसिन, जो जर्मनी के कोल के लिए सबसे फेमस जगह था, इस पे फ्रांस ने कब्जा कर लिया। अब जर्मनी विरोध भी नहीं कर सकता था, अपने क्षेत्रों को बचा भी नहीं सकता था। ऐसे में जर्मनी करे तो क्या करे। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए, ऐसे में जर्मनी करे तो क्या करे, इसे कोई रास्ता नहीं नजर आया और फाइनल इसने ज्यादा से ज्यादा अपना करेंसी छापना शुरू कर दिया, अपने विद्रोह को दिखाने के लिए, अपने प्रोटेस्ट को दिखाने के लिए। चूंकि जर्मनी अब कुछ कर नहीं सकता था तो फाइनल जर्मनी ने सिर्फ और सिर्फ अपनी मुद्रा छापना शुरू कर दिया। ठीक है, और जर्मनी ने मुद्रा छापना शुरू कर दिया, जो कि एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई है। आप सबको पता है कि मुद्रा छापने की वजह से ये स्थिति हुई कि जो अप्रैल में जर्मनी का $1 में 24,000 मार्क हुए करते थे, वो दिसंबर आते आते इसकी कीमत इतनी ज्यादा गिर गई कि $1 के बदले 88,60,000 मार्क इसकी कीमत हो गई $1 के बदले। यानी कह सकते हैं कि जर्मनी का जो मार्क था वो काफी ज्यादा करेंसी गिरते गया। या हम दूसरा चीज कह सकते हैं कि जर्मनी में हर एक चीज का दाम जो है आसमान छूने लगा। और ऐसी स्थिति को हम लोग हाइपर इन्फ्लेशन के नाम से जाते हैं। तो दोस्तों इसे हम बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। कोई अगर आपसे पूछता है हाइपर इन्फ्लेशन क्या है, तो आपका जवाब होगा हाइपर इन्फ्लेशन वो सिचुएशन होता है जबकि मुद्रा का वैल्यू, करेंसी का वैल्यू काफी ज्यादा नीचे गिर जाए, या फिर चीजों की जो प्राइसेस है वो काफी ज्यादा ऊंचाई को छूने लगे। दैट इज नोन एज द हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, इस समय अब जर्मनी की स्थिति इतनी बदतर हो गई थी, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ एक ब्रेड का टुकड़ा खरीदने के लिए इन्हें बैलगाड़ी में पैसे पूरा मार्क भर के ले जाने पड़ते थे और तब जाके इन्हें ब्रेड का टुकड़ा मिलता था। जर्मनी में गरीब लोगों की स्थिति तो और भी दयनीय हो गई। उनके पास इतना पैसा नहीं था, इतना यानी मुद्रा नहीं था, ये लोग कहां से काम करें।
ऐसे में वहां के बच्चे सड़क पे भूखों तड़पने लगे, मरना शुरू कर दिए। युवाओं के पास नौकरी नहीं थी और स्थिति युद्ध के बाद वहां की सारी फैक्ट्रियां ऑलरेडी बंद हो चुकी थी। ऐसे में पूरा विश्व इन्हें सिंपैथी की नजर से देख रहा था। ऐसे में अमेरिका ने इनके ऊपर तरस खाके, हालांकि अमेरिका जो है एलाइज कंट्री में था, दुश्मनों में था, लेकिन फिर भी अमेरिका ने तरस खाके इनके लिए कुछ सोचा। इन्होंने, अमेरिका ने क्या किया, अपने एक इकोनॉमिस्ट जिनका नाम है जनरल डॉब्स को भेजा कि जाइए और जर्मनी की स्थिति में कुछ इंप्रूवमेंट कीजिए। ठीक है, ये अमेरिका ने और कुछ नहीं बल्कि दया या सहानुभूति के साथ ऐसा किया। जनरल डॉब्स आते हैं और ये जर्मनी में आके कुछ अच्छा काम करते हैं। ये अमेरिका से शॉर्ट टर्म लोन यानी छोटे छोटे टुकड़ों में लोन लेना शुरू करते हैं और इस लोन के द्वारा जर्मनी की स्थिति में सुधार करना शुरू करते हैं। 1924 से 1928 तक ऐसा लगा कि अब जर्मनी की स्थिति में सुधार हो जाएगा, यानी अब जर्मनी को बुरा स्थिति से बचने का एक रास्ता दिखाई दिया। लेकिन 1929 में वो हो गया जिसे आज भी सारे लोग देखते हैं और कहीं ना कहीं सिहर उठते हैं, क्योंकि इसे माना जाता है वर्ल्ड का ग्रेट डिप्रेशन, यानी एक आर्थिक महामंदी जो विश्व में न तो आज तक कभी हुआ और न ही शायद भगवान न करे कि कभी हो। ग्रेट डिप्रेशन ये सिर्फ एक देश के लिए नहीं था बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए था। 1929 में अचानक से अमेरिका का वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, दोस्तों वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज अगर कभी आपसे कोई पूछता है क्या है, तो ये विश्व का सबसे बड़ा शेयर मार्केट है। वर्ल्ड बिगेस्ट शेयर मार्केट इज द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है? ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा शेयर मार्केट है। अचानक से ये वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज 1929 में काफी तेजी से नीचे की तरफ गिर गया। अब अमेरिका ने डॉब्स को वापस बुला लिया, क्योंकि अमेरिका अब दूसरे को लोन देने की स्थिति में नहीं था, वो अपने को बचाए कि दूसरे को बचाए। ऐसे सिचुएशन में डॉब्स वापस आ जाते हैं और अब जर्मनी की तरफ से कोई भी इनके पास लास्ट ऑप्शन नहीं होता है कि जर्मनी को कौन बचाएगा। ठीक है दोस्तों, अब फाइनल जर्मनी में ये स्थिति हुई कि बच्चे जो थे वो बच्चे भूखों पेट मरने लगे और इधर उधर तड़पने लगे। युवाओं के पास नौकरी नहीं था, बच्चों के पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं था, बस इधर उधर बेरोजगारी में बैठे रहते थे और धीरे धीरे अपराध वाला रास्ता इन लोगों ने चुनना शुरू कर दिया। स्थिति ये था कि ये लोग एक दूसरे का खून करके, हत्या करके, वो ब्रेड छीन के, खून में सना हुआ वो ब्रेड लोग खाते थे। ऐसे में ये बेचारे अपने गले पे एक तख्त यानी कि लकड़ी का बोर्ड टांग के खड़े होते थे और इस पे लिखा होता था आई एम विलिंग टू डू एनी टाइप ऑफ वर्क, मतलब मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, बस मुझे काम चाहिए। लेकिन इन्हें काम नहीं मिलता था। ऐसे में इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से नफरत थी, और वो चीज कौन थी? वाइमर रिपब्लिक। लोग जो है इस वाइमर रिपब्लिक से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नफरत करते थे। ये लोग इससे नफरत करते थे। नफरत करने के वजह क्या है? ये भी क्वेश्चन कई बार क्लास 9th में इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि वाइमर रिपब्लिक से लोग नफरत क्यों करते थे। तो दोस्तों इसका वजह यह है कि वाइमर रिपब्लिक का काम करने का तरीका कहीं ना कहीं ये डिक्टेटरशिप की तरह था। लोग इसे एक तानाशाही सिस्टम समझते थे। दूसरा, इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था, यानी इस सरकार में जब भी ये था किसी एक आदमी की क्या कह सकते हैं मेजॉरिटी नहीं होगा, एक पार्टी की मेजॉरिटी नहीं होगा, बल्कि इसमें सबकी सहमति होगी, सारे लोग मिल के काम करेंगे, यानी कोलिशन गवर्नमेंट टाइप का होगा, और इसलिए ये ज्यादा बढ़िया से काम नहीं कर पाता था। तीसरा है कि आर्टिकल 48 ये था जो वहां के प्रेसिडेंट को इतना पावर देता था कि ये जब चाहे तब इमरजेंसी लगा सकते हैं। और इसका फायदा ये हुआ कि मतलब इन लोगों के लिए नुकसान ये हुआ कि सिर्फ 239 डेज के इस वाइमर रिपब्लिक के कार्यकाल में 20 बार कैबिनेट मंत्रिमंडल चेंज हुआ, जो कि इस देश के लिए काफी बुरा था। तो ये वजह था कि लोग इससे नफरत करते थे। और सबसे मेन रीजन क्या है दोस्तों? ट्रीटी ऑफ वर्साइल। क्योंकि लोगों का मानना था कि अगर ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल में नहीं जाते तो आज विश्व में जर्मनी की स्थिति इतनी बदतर नहीं होती, जर्मनी बर्बाद तो हो जाता लेकिन शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ता। और ट्रीटी ऑफ वर्साइल ये चौथा वजह है जिसकी वजह से लोग इस ट्रीटी ऑफ वर्साइल के वजह से भी लोग इससे नफरत करते थे।
ठीक है, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइल में वाइमर रिपब्लिक की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि ये अभी नया नया जन्म लिया हुआ बच्चा था। यानी वाइमर रिपब्लिक को उस गलती की सजा भुगतनी पड़ रही थी जो गलती इसने की ही नहीं थी। वो गलती तो उस सम्राट ने की थी जो सब गद्दी छोड़ के भाग चुका था। ठीक है दोस्तों, तो फाइनल लोगों को इससे काफी ज्यादा नफरत थी। अब इस समय सारे लोग सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे मसीहा की तलाश में थे। पूरे मतलब भगवान से अपना ये दुआ कर रहे थे कि किसी भी मसीहा को भेजे कि जो हमारे साथ हुए अत्याचारों का बदला ले सके। जर्मनी को जो आज सारे दुनिया मिलकर ठोकर मार रही है, उन सारे दुनिया से ये इस जर्मनी का बदला ले सके, उन्हें अपने कदमों पे झुका दे, जर्मनी को फिर से खोई हुई इज्जत दिला दे। जर्मनी में जो ये भूखो बच्चे मर रहे हैं, इन बच्चों को फिर से रोटी का 2 टुकड़ा दिला दे। सारे लोग बस भगवान से दुआ कर रहे थे। और आपको पता है ऐसे बुरे स्थिति में जो भी इनका साथ देगा वो सिर्फ और सिर्फ एक मसीहा ही होगा। तो दोस्तों वो मसीहा और कोई नहीं है। आइए अब हम उस मसीहा के बारे में पढ़ते हैं। नाम है हिटलर। जी हाँ, हिटलर, जिन्हें डिक्टेटर हिटलर के नाम से जानते हैं, तानाशाह हिटलर बोलते हैं। तो अभी अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था कि वो एक दरिंदा था। ठीक है, उसे लोग क्या खूंखार बोलते थे, दरिंदा बोलते थे, पता नहीं क्या क्या बोलते थे। लेकिन अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हिटलर बल्कि दरिंदा नहीं, इन लोगों के लिए एक मसीहा है। आइए हिटलर के बारे में हम पढ़ते हैं। हिटलर का जन्म, दोस्तों हिटलर का जन्म है 1889 में ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में हिटलर का जन्म होता है। ठीक है, ये एक गरीब परिवार से थे। इनका बचपन गरीबी में ही गुजरा। 1914 से 1918 का जब वर्ल्ड वार चल रहा था तो उस समय हिटलर जो है ये आर्मी में एक मैसेंजर का काम करते थे। मैसेंजर, इनका काम होता था मैसेज पहुंचाना। ठीक है, हालांकि इसने आर्मी में कुछ बहादुरी का काम करके थोड़े बहुत कुछ मेडल भी पा चुके थे। लेकिन जब वर्ल्ड वार में जर्मनी की हार हुई और जर्मनी के साथ ट्रीटी ऑफ वर्साइल में जो बदसलूकी की गई, इससे हिटलर को काफी ज्यादा ठेस पहुंचा और हिटलर का दिल कहीं न कहीं टूट गया और बदले की भावना से भर गया था। ठीक है, तो एक सीधे साधे गरीब परिवार के बच्चे या इस युवा में हम कह सकते हैं कि यहां से वो चिंगारी उठी जो एक समय आके सेकेंड वर्ल्ड वार के रूप में पूरी दुनिया को ले डूबा। हिटलर 1919 में एक पार्टी में शामिल होते हैं जिनका नाम है जर्मन वर्कर्स पार्टी। ठीक है दोस्तों, जर्मन वर्कर्स पार्टी। इस पार्टी में हिटलर का इतना ज्यादा रोल होता है, इतना ज्यादा ये बढ़िया से काम करते हैं कि धीरे धीरे हिटलर को इस पार्टी के मेन लीडर के रूप में चुन लिया जाता है। और बाद में इस पार्टी का नाम वो चेंज करके हिटलर ने रख दिया जर्मन वर्कर पार्टी को हटा के इसके आगे और भी जोड़ देते हैं जिसका नाम है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। और दोस्तों आपको जान के यह आश्चर्य होगा कि यही नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी जो हिटलर ने 1919 में ज्वाइन किया था, बाद में यही आगे चल के नाजी पार्टी, दुनिया की सबसे खूंखार पार्टी के रूप में जानी जाती है। यही आगे चल के नाजी पार्टी के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है दोस्तों, नाजी पार्टी में हालांकि लोगों की संख्या काफी कम थी, लेकिन अभी उससे आगे हम पहले बात करते हैं 1923 में हिटलर ने बावेरिया पे आक्रमण करने की सोची। हिटलर अभी बावेरिया पे आक्रमण करने का प्लान बना रहा था, तब तक इस प्लान में वो विफल हो गया और उसे अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, हिटलर अरेस्ट हुआ, लेकिन कुछ समय बाद इन्हें रिलीज कर दिया गया। जेल में जाके इनकी पावर और भी बढ़ गई और भी लोगों के साथ इनका मेल जोल हुआ। और जैसे ही ये बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद इन्होंने अपनी पार्टी को एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया। ये पार्टी उतना ज्यादा अभी नाम नहीं कमाया था, इस पार्टी में लोग अभी उतने ज्यादा संख्या में शामिल नहीं थे। लेकिन जब ग्रेट डिप्रेशन आया, यानी जब 1929 का ग्रेट डिप्रेशन आया, इस समय नाजी प्रोपेगेंडा काफी तेजी से काम किया। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, नाजी प्रोपेगेंडा से आप क्या समझते हैं? नाजी प्रोपेगेंडा ये था कि लोगों को कैसे हम नाजी पार्टी की तरफ अट्रैक्ट करें। इसके लिए नाजी पार्टी ने लोगों को कुछ आश्वासन दिया, कुछ लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ बातें बोली, जैसे कि इनका दावा था कि हम जर्मनी के साथ हुए जो भी गलत चीजें हैं उन सब का हम बदला लेंगे।
यानी कि हम रिवेंज लेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ के युवाओं को, यहाँ के बच्चों को एक ब्राइट फ्यूचर देंगे। ये सारी चीजें ये नाजी के द्वारा बोला गया ताकि लोगों को अट्रैक्ट किया जाए। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि जो भी दुनिया के लोगों ने हमारे साथ अत्याचार किया है, उन सारी दुनिया के लोगों को हम अपने कदमों तले झुका के रहेंगे। ठीक है। फिर इन सब के अलावा इन लोगों ने बोला कि हम फिर से अपने यहाँ एक इंडिपेंडेंट एक नेशन का निर्माण करेंगे, एक दुनिया की सबसे शक्तिशाली देश का निर्माण करेंगे। ठीक है। हम अपनी खोई हुई सारी टेरिटरी, सारे कॉलोनीज और सारे जो भी मिनरल्स वाले फील्ड्स हैं वो सब हम वापस पाएंगे। इस तरह से इन्होंने लोगों के उम्मीदों पे एक मतलब आश्वासन दिया कि हम ऐसा करके दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये नाजी प्रोपेगेंडा था कि लोगों को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए। इन सब के अलावा हिटलर का अपना कुछ अलग तरीका था। हिटलर क्या था कि टाइम टाइम पे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए रैली का आह्वान करता था। रैली यानी अपनी पूरी आर्मी को एक जगह रैली कराता था, इनको मार्च कराता था। ठीक है। हिटलर एक बहुत ही अच्छा वक्ता था। वक्ता का मतलब स्पीकर। ये जब भी बोलता था लोगों की नसों में बिल्कुल जो खून था वो काफी तेजी से चलने लगता था, यानी लोगों के खूनों में उबाल आ जाता था, जोश से भर जाते थे। नाजी का हरी वर्दी यानी उनका ड्रेस, इनके सैल्यूट करने का तरीका, तालियों की गड़गड़ाहट, नाजी झंडा और उस झंडे पर स्वास्तिक का चिन्ह, ये लोगों को काफी कुछ अद्भुत लगता था और लोग ऑटोमेटिक इस नाजी पार्टी को इज्जत की नजर से देखने लगे और नाजी पार्टी की तरफ तेजी से जुड़ना शुरू कर दिए। यानी 1932 आते आते नाजी पार्टी का काफी ज्यादा नाम हो चुका था, काफी ज्यादा इसमें लोग शामिल हो चुके थे। ठीक है दोस्तों। अब ऐसे में जर्मनी के प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने उस तर्क पे काम किया कि अगर हम चोर को ही तिजोरी सौंप देंगे तो चोरी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, जर्मनी के प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने जनवरी 1933 में हिटलर को जर्मनी का सबसे बड़ा मिनिस्टीरियल यानी मंत्रियों का सबसे बड़ा पोस्ट सौंप दिया, जिसका नाम है वाइस चांसलरशिप। और जैसे ही हिटलर जो है वाइस चांसलर बन गया, अब पूरे मंत्रिमंडल का पावर सिर्फ और सिर्फ हिटलर के हाथों में आ गया। इन्होंने कुछ अच्छा सोच के, किसने हिटलर को वाइस चांसलरशिप किसने दिया था? जनवरी 1933 में दिया था। नाम है प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग, ये प्रेसिडेंट थे, इन्होंने दिया था। लेकिन हिटलर जैसे ही ये पावर में आता है यानी वाइस चांसलर बनता है, तो धीरे धीरे अंदर ही अंदर ये इस जर्मनी के संसद यानी राइखस्टैग को खोखला करना शुरू कर देता है। ठीक है दोस्तों। जनवरी 1933, ठीक है। फरवरी 1933 में अचानक से वहां के पार्लियामेंट में, जर्मनी के पार्लियामेंट में एक मिस्टीरियस फायर यानी रहस्यमय आग लग जाती है। हालांकि इसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन बाद में सबको पता चल गया कि यह आग किसी और ने नहीं बल्कि हिटलर ने ही लगवाई थी। और इसके साथ ही जर्मनी का पार्लियामेंट जल के खत्म हो जाता है, सारे नियम कानून सब कुछ जल के खत्म हो जाता है। और अब बागडोर संभाल लेता है कौन? हिटलर, क्योंकि ये यहाँ का मंत्रियों का सबसे मेन था। और इसने फायर डिक्री की मदद से, फायर डिक्री क्या होता है दोस्तों? फायर डिक्री का मतलब होता है अग्नि अध्यादेश, यानी कि जब भी कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आवे तो ऐसे में फायर डिक्री की मदद से पूरे देश को राज का चलाने की पावर किसके अंदर ने? फायर डिक्री की मदद से पूरे जर्मनी पे अपना शासन शुरू कर दिया। इसने अब सारे जो भी लोग थे मतलब उन लोगों को क्या कर दिया, कोई भी न तो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर सकता है, न तो किसी तरह का कोई आपस में एसोसिएशन बना सकता है, न तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, यहाँ तक कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी इन्होंने छीन लिया। लेकिन सबसे बड़ा तो इन्होंने हथौड़ा तब मारा जब मार्च 1933 में इन्होंने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था इनेबलिंग एक्ट। ये सबसे फेमस एक्ट था। इनेबलिंग एक्ट क्या था? ये हिटलर को खुलेआम एक डिक्टेटरशिप प्रदान करता है। जी हाँ दोस्तों, इनेबलिंग एक्ट के तहत इन्होंने क्या क्या किया, ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है 9th क्लास के लिए, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। इनेबलिंग एक्ट के तहत क्या क्या पावर मिलता है? इनेबलिंग एक्ट के तहत इन्होंने पहला चीज मीडिया को अपने कंट्रोल में कर लिया, यानी मीडिया कुछ भी बिना पूछे इनके खिलाफ नहीं छाप सकती है। दूसरा, इनेबलिंग एक्ट के तहत वो कोई भी पार्टी जो है यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकता है, यानी बैन कर दिया सारे पार्टी को, सारे पॉलिटिकल पार्टी को, सिर्फ एक ही पार्टी रहेगी, दैट इज द नाजी पार्टी। तीसरा क्या है कि
कोई भी एसोसिएशन नहीं बन सकता, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन सकता, यानी किसी तरह का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे नहीं बन सकता। चौथा चीज इन्होंने बना दिया कि अगर कोई किसी तरह का प्रोटेस्ट करता है तो इसे भी इलीगल का नाम दिया, और इस तरह से हिटलर जो है खुलेआम इस इनेबलिंग एक्ट के तहत यहाँ पे सत्ता में आ गया। ठीक है दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से अपने दिमाग के बलबूते पे एक बदला लेने की चाहत की वजह से हिटलर कहां से कहां तक पहुंच गया, और धीरे धीरे जैसे हिटलर एक तानाशाह बनता है तो उस तानाशाह बनते ही इसको किसी पे भी भरोसा नहीं था, इसने खुद की अपनी एक आर्मी बनानी शुरू कर दी। ठीक है, अब ये एक बहुत बड़ा डिक्टेटर बन चुका था तानाशाह हिटलर ने अपनी कुछ स्पेशल फोर्सेस शुरू कर दी। ठीक है, जैसे कि इन्होंने क्या किया, एक अलग हरी कलर के ड्रेस में, इनकी अपनी खुद की पुलिस तो थी ही जिनका ड्रेस था ग्रीन कलर में, इन सब के अलावा इन्होंने स्टॉर्म ट्रूपर्स, ये अलग अलग कुछ अपना ये सिक्योरिटी या पुलिस फोर्स इन्होंने बनाना धीरे धीरे करके शुरू कर दिया। इन सब के अलावा स्टॉर्म ट्रूपर्स हो गया, इनकी अपनी खुद की जो वहां की पुरानी पुलिस थी जिनका ड्रेस था ग्रीन कलर का, ये पुलिस तो थी ही। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या है कि इन लोगों का अलग से क्रिमिनल पुलिस, सिक्योरिटी सर्विस, और सबसे लास्ट में इन्होंने अपना एक गुप्तचर विभाग, जैसे सीआईडी होता है हम लोग के यहाँ, इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है, तो ऐसे हिटलर ने भी अपनी एक बना ली थी जिसका नाम था गेस्तापो। ठीक है, तो इस तरह से इतने हिटलर ने अपनी अलग तरह से आर्मी या पुलिस फोर्स कह सकते हैं ये अपनी तैयार की, क्योंकि हिटलर को किसी पे भी भरोसा नहीं था। हिटलर एक बहुत ही क्या कह सकते हैं कि समझदार इंसान था, थोड़ा सनकी था, थोड़ा दरिंदा था, लेकिन लोगों के लिए बदले की भावना लेके एक बना हुआ मसीहा भी था। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ये डिसीजन आपको करना है कि ये मसीहा है कि दरिंदा है। अब हिटलर ने ये आर्मी बनाई, और साथ ही साथ यहाँ पे उसने इस गेस्तापो को कुछ स्पेशल पावर दे दिया। वो पावर क्या था कि जिन किसी पे भी शक होगा, या कोई भी अगर अपोजिशन पार्टी या किसी तरह का कोई पार्टी चला रहा है, तो उन लोगों को ये जब चाहे तब ले जाके कंसंट्रेशन कैंप में टार्चर कर सकते हैं। कहाँ पे? कंसंट्रेशन कैंप। दोस्तों ये क्या है, तो हिटलर ने इन्हें खुलेआम पावर दे दी थी गेस्तापो को कि अगर किसी पे भी इन्हें शक है तो वो इन्हें ले जाके कंसंट्रेशन कैंप में टार्चर कर सकते हैं। कंसंट्रेशन कैंप क्या है? ये एक ऐसा जगह है, एक ऐसा स्पेस है जहां पे हिटलर किसी को भी ले जाके और खुलेआम टार्चर किया करते थे ये लोग। ठीक है, ये उसके लिए कोई लीगल प्रोसीजर नहीं था, किसी को भी कभी भी अरेस्ट करके ले जाके उनके साथ जो करना होता था वो करते थे। ये हिटलर का फंडा था, ये हिटलर का तरीका था। ठीक है, अब यहां से शुरू होता है हिटलर का खेल। अब हिटलर पूरी तरह से सत्ता में आ चुका था, हिटलर पूरी तरह से पावर में आ चुका था, और इनका विरोध करने वाला कोई नहीं था, और इनके सामने पड़ी थी पूरी दुनिया। किसी एक दो से नहीं, बल्कि हिटलर को सबसे बदला लेना था, सबको अपने आगे अपने कदमों तले झुकाना था। ठीक है दोस्तों, तो फाइनल पार्ट 1 को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। मैं हमेशा की तरह फिर से कहूंगा, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ इस वीडियो को अगर आपको ये पसंद आई है तो इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है या फिर अगर आपको ये वीडियो पसंद ही आई है तो इसके लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी हम आपके सामने इसका पार्ट 2 भी लाने वाले हैं। तब तक आप लोग पार्ट 1 को अच्छे से तैयार करके और पार्ट 2 का इंतजार करिए। थैंक यू सो मच।